हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं अपने लास्ट यूनिट को, जो कि गृह सज्जा से संबंधित है। सबसे पहले हमने देखा गृह सज्जा है क्या? गृह सज्जा का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? किस तरह से हम गृह सज्जा कर सकते हैं? जब आप गृह सज्जा कर रहे हों, तो आपको कला के तत्वों और कला के सिद्धांतों को ध्यान रखना होता है। तो इसी में हमने देखा कला के तत्व, जो कि आपके साथ होते हैं रेखा, आकार, नमूना, पोत यानी कि टेक्सचर, कलर, लाइट एंड स्पेस यानी कि जो रिक्त स्थान होता है। इन 7 तत्वों के बारे में कल हमने ज़िक्र किया था। आज की क्लास में हमें कला के सिद्धांत पढ़ने थे, बट आपको पता है हमने पहले ही आपको बताया कि कला के तत्व और डिजाइन के तत्व, कला के सिद्धांत और डिजाइन के सिद्धांत एक ही होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि डिजाइन के कितने सिद्धांत हैं तो 5, कला के कितने सिद्धांत हैं तो 5, वही 5 का नाम आपको ध्यान रखना है। तो कला या फिर डिजाइन के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम जरा ये समझ लेते हैं कि ये डिजाइन होता क्या है, यानी कि डिजाइन है क्या, डिजाइन को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो अगर सामान्य रूप में डिजाइन को हम समझें, तो जैसे उद्देश्य यानी कि पर्पस और हमारा एम, प्रवृत्ति, योजना, चुनाव, व्यवस्था, संगठन, यही सारे मतलब इन्हें साथ रखने से ही एक संपूर्ण डिजाइन बनता है। आप किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, कैसी योजना बना रहे हैं, क्या संगठन है आपका, यही सारी चीज़ें मिलकर डिजाइन बनाती हैं या डिजाइन का वर्णन करती हैं। डिजाइन चुनाव और व्यवस्था की एक आधारभूत योजना होती है। अगर हम थोड़ा-सा इसके बारे में समझें, तो जो डिजाइन होती है, डिजाइन आपकी चुनाव और व्यवस्था की आधारभूत योजना है, जिसमें कुछ आकारों और स्वरूप की इस प्रकार क्रमबद्ध वितरण और स्थापना होती है, ताकि सजावट का प्रभाव उत्पन्न हो सके। आप सजावट का प्रभाव क्या करें? उत्पन्न कर सकें। जब रेखाओं, आकार, रंगों इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं ताकि सुंदरता और क्रमबद्धता उत्पन्न हो सके, तो एकता प्राप्त होती है। आपने रंग का चैप्टर उम्मीद है कि देखा होगा, क्योंकि कलर का टॉपिक हमने पहले ही आपने कहा था कि हमें कलर करवा दीजिए, कलर करवा दीजिए। तो कलर का टॉपिक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, अदरवाइज़ हम कलर को यहीं पर पढ़ते। तो आप जाकर जब प्लेलिस्ट में देखेंगे तो 3 से 4 पार्ट में हमने कलर के टॉपिक को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप सभी ने कलर का टॉपिक देख लिया होगा। तो जब आप रेखा, कल आपने कितने प्रकार की रेखाएँ देखी थी? तो मूलभूत रेखाएँ आपकी 2 थी। एक आपकी सीधी रेखा थी और एक आपकी वक्र रेखा थी। वक्र रेखा आपकी एक थी, सीधी रेखा कई थी, जैसे आपने देखा था लंबवत रेखा, क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा। तो ये सारे के सारे आपके सीधी रेखाओं के ही प्रकार थे। साथ ही साथ आपने आकार की बात की थी। आकार में आपने वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुज, षष्ठभुज सारी चीज़ें आपने कल की क्लास में देखी थी। बात करें अगर रंग की, तो रंग का चैप्टर आपने पहले ही पढ़ रखा है। प्रांग और मुंसेल के द्वारा जो रंग स्कीम दी गई थी, आपने उसको पढ़ा था। तो जब आप रेखा, आकार, रंगों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि सुंदरता और क्रमबद्धता उत्पन्न हो सके, तो एकता प्राप्त होती है और परिणाम स्वरूप सुखद संयोग होता है। आप जब भी सुंदरता या सजावट करते हैं, तो आपका जो सजावट करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? आपने कितनी अच्छी सजावट की है, आपने कितनी, चाहे जितनी अच्छी सजावट कर लें, लेकिन जब तक आपको आत्म-संतुष्टि नहीं होगी, तब तक आपकी सजावट अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक? साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन शब्द कई तरीकों से उपयोग में लाया जाता है, जो विभिन्न अर्थ प्रस्तुत करता है। हम एक अगर
बात करें एक सलाद के प्याले की, तो डिज़ाइन के बारे में ये बात करते हैं कि एक जो शहर की डिज़ाइन है वो अलग-अलग होती है। जैसे अगर आप देखें जो एक हम भोजन जब परोसते हैं, तो जब हम सलाद काटते हैं, तो वो भी आपको पता चलता है कि इस उसमें भी हम डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा कितने लोगों ने सलाद की डिज़ाइन देखी है? वो कितना मतलब ककड़ी से, खीरे से, मूली से और गाजर से एक कितना अच्छा-अच्छा डेकोरेटिव बना देते हैं भोज्य पदार्थ जो कि हमें देखने में भी लगता है और वो आपके प्याले में और भी सुशोभित लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन ही बताती हैं। अगर हम बात करें थोड़ी-सी और डिज़ाइन के बारे में, तो जैसे डिज़ाइन हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है और ये प्रकृति में भी पाई जाती है और ये मानव के द्वारा निर्मित वातावरण में भी होता है। मतलब कुछ डिज़ाइन आप देखेंगे प्रकृति में इतनी अच्छी होती हैं और कुछ मानव भी इतनी अच्छी कलाकृतियाँ करते हैं कि वो हमारे मन को मोह लेते हैं। अगर हम संगीत के कंपोज़िशन की डिज़ाइन के बारे में विचार करें, तो इसमें आपको नोट्स और जो टोन्स होते हैं इनकी व्यवस्था, साथ ही साथ चयन इनका इस प्रकार किया जाता है ताकि इस प्रकार की आवाज़ उत्पन्न हो, जो आपके या जो सुनने वाला है, उसके मन पर एक विशिष्ट प्रभाव डाले। अगर हम बात करें एक कलाकार की, जो आप डिज़ाइन बनाता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, इसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। जो आपका डिज़ाइन है ना, इसको हम और नामों से जानते हैं। जैसे इसी को हम नमूना कहते हैं, इसी को हम बानकी कहते हैं, इसी को हम आलेखन कहते हैं, इसी को हम प्रारूप कहते हैं, इसी को हम विन्यास कहते हैं। ठीक? जैसे ये नमूने से याद आ रहा होगा कि जो कल आपने कला के तत्व पढ़े थे, उसमें ये नमूना आपने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था, नमूने के बारे में समझा था। नमूना कौन-कौन सा होता है? तो आपने सजावट के एक रचनात्मक नमूना देखा था और एक आपने देखा था, एक संरचनात्मक था और एक आपका सजावटी था। जो सजावटी था, उसमें आपने 4 प्रकार देखा था। अभी आपको आगे भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कला, तो ये जो आपका कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन है, यही डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन आपकी एक विचारधारा होती है, यानी कि किसी भी डिज़ाइन के बारे में सोच विचार करने का एक आधार तत्व होता है। विचारों पर ये आपकी डिज़ाइन आधारित होती है। अगर हम बात करें एक कलाकार की, तो दृष्टिगत कला में नमूनेकार जो डिज़ाइनर होते हैं, उन्हीं को हम नमूनेकार कहते हैं, ठीक? तो जो डिज़ाइनर होते हैं, वो रेखा, स्वरूप, रंग, पोत के साथ कार्य करता है। तत्व को इस प्रकार चुनना और व्यवस्थित किया जाता है, जो उद्देश्य के अनुरूप हो, जो इस प्रकार की रचना करे, जो कि पूर्णतः क्रियात्मक हो, पूर्णतः कलात्मक हो या फिर क्रियात्मक और सौंदर्यात्मक दोनों हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप ऐसी डिज़ाइन बना दें जिसमें उसकी कल आपने वैसे डिज़ाइन की कल नहीं परसों आपने डिज़ाइन की क्या पढ़ी थी? परसों आपने डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था कि उसमें मौलिकता होनी चाहिए, उसकी मौलिकता नहीं जानी चाहिए। तो जब आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं वो क्रियात्मक हो और सौंदर्यात्मक होना चाहिए। इसे इसमें करने के लिए नमूनेकार विभिन्न विचारों, भाव या मूल्यों को अभिव्यक्त करता है और यह अभिव्यक्ति देखने वाले व्यक्ति के मन पर कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। कल आपने इस चीज़ को समझा था कि जैसे जो आपके डिज़ाइन बनाते हैं या जो नमूनेकार होते हैं, कुछ उनके मन पर मतलब वो अपने हिसाब से अपनी सोच के हिसाब से वो डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति होता है, वो अपने हिसाब से उसको देखता है। जैसे कल हमने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक तालाब है जिसमें 2 व्यक्ति डूब रहे हैं। अब हो सकता है पीछे से लहरें भी आपको दिखाई दे रही हैं। अब हो सकता है कि जो बना रहा था, वो एक प्रकार से ये सोचे कि उसने ये सोचकर बनाया हो कि जो व्यक्ति डूब रहा है, उसको बचाने के लिए जा रहा है।
ये जैसे एक व्यक्ति हमने यहाँ बनाया था और एक व्यक्ति हमने यहाँ बनाया था। तो हो सकता है कि जो आपका कलाकार था और ये आपके लहरें हो गई, ठीक? हो सकता है कि ये जो कलाकार हो उसने ये सोचा हो कि ये व्यक्ति लहरों में डूब रहा है और ये व्यक्ति बचाने जा रहा है। अब हमने जब देखा तो हमने ये सोचा कि ये दोनों व्यक्ति तालाब में थे और जब ये डूबने लगा तो ये भाग लिया और ये डूब रहा है। तो ये हमारे मन की अभिव्यक्ति है। हम किस तरह से सोच रहे हैं ये कला इस कला में हमको देखने को मिलता है। तो जो ये आपकी जो कह सकते हैं जो भाव हैं, ये जो मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है और ये अभिव्यक्ति देखने वाले व्यक्ति के मन पर कुछ प्रतिक्रिया करता है, ठीक? अब इसी में अगर हम थोड़ा-सा और बात करें, तो डिज़ाइन के गुण के बारे में बात करेंगे। जैसे जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? आपने डिज़ाइन कई प्रकार के देखे होंगे। अगर आप डिज़ाइन देखें, तो डिज़ाइन की वस्तुओं को कई तरीके से आप देख सकते हैं। ये उनके सतह के गुण के द्वारा हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करती हैं और इनमें हमारे मन में कुछ भावनाएँ, इच्छाएँ, सहसंबंध जागृत होती हैं। डिज़ाइन में आपको कई गुण देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे सबसे पहले गुण की बात करें, वैसे तो आपके कई गुण दिए गए हैं। अगर हम इसमें से कुछ गुणों की बात करें, तो सबसे पहले गुण की बात ये करेंगे कि वस्तु में ना केवल रंग, पोत, स्वरूप की दृष्टिगत भावनाएँ होती हैं, वरन उनमें अपने आकार और अनुपात को मानवीय प्रकृति के साथ संप्रेषण करने की योग्यता भी रहती है। ठीक? मतलब ऐसा नहीं है कि जो वस्तुओं में केवल आप रंग, पोत, स्वरूप यही दृष्टिगत भावनाएँ हैं, बल्कि उनमें अपने आकार और अनुपात को मानवीय प्रकृति के साथ संप्रेषण, कम्युनिकेशन करने की योग्यता भी रहती है। डिज़ाइन आपसे बहुत कुछ कहती हैं, बस आपको उसमें देखना होता है, समझना होता है। शांत मन से आपको डिज़ाइन को आप देखेंगे तो डिज़ाइन आपसे बहुत कुछ कहते हैं। अगला है डिज़ाइन की सतह को प्रकाश के संदर्भ में विचारा जाता है, अर्थात प्रकाश के गुण के संबंध में इसको विचारा जाता है। यानी कि इसमें अभिशोषण, प्रत्यक्ष या परावर्तन का गुण भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगली विशेषता की बात करें, तो इसमें आप देखेंगे कि जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में हमारी दृष्टिगत या फिर जो स्पर्शी संवेदनाओं के अतिरिक्त कुछ हमारे जैसे गंध हो गए, आवाज़ हो गए या स्वाद को भी ये उत्तेजित करते हैं। वस्तु देखने में चमकदार या मुलायम, पारदर्शक या अपारदर्शक एवं स्पर्श करने में कड़ा है, नरम है, कैसा है? ये सारी चीज़ें आपको अनुभव होती हैं। जब भी आप कोई चीज़ को देखते हैं, किसी डिज़ाइन को जब आप टच करते हैं, तो वो जब आप सामने से देखते हैं कैसे? वो चमकदार है कि मंद है? वो कठोर है कि मुलायम है? पारदर्शी है या वो अपारदर्शी है? कड़ी है या फिर नरम है? ये सारी चीज़ें आपको अनुभव होती हैं। स्वरूप की अतिरिक्त विशेषताओं में उसका वो माध्यम या फिर पदार्थ है जिसमें कि वो वस्तु बनी है और वो तकनीकी जिसके उपयोग के द्वारा उस वस्तु को उत्पादित किया गया है जिसमें जैसे चमड़े हो गए, कांच हो गया, धातु हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, इन सब से किए गए कार्य उस सतह की विशेषता का अनुभव आपको करवाते रहते हैं। और हम अगर 1-2 विशेषताएँ देखें, तो बनावट की तकनीक जैसे जो आपने डिज़ाइन बनाई है, डिज़ाइन में जो बनावट की आपकी तकनीक है, जैसे आपने हथौड़े के द्वारा बनाया है, सिलाई के द्वारा बनाया है, ढलाई आपने की है, ढलाई के द्वारा बनाया है या फिर कढ़ाई के द्वारा बनाया गया है। तो ये विभिन्न सतह और ये जो आपकी विभिन्न सतह हैं और सतह का प्रभाव ये आपको उत्पन्न किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें समानता, संतुलन, विपरीतता, जटिलता, सरलता, लय, एकता, ये सभी बनावट के गुण होते हैं। जब आप डिज़ाइन को देखते हैं, तो उसमें आपको लय देखने को मिलना चाहिए, दबाव भी आपको देखने को मिलता है, एक रूपता भी आपको देखने को मिलता है, समरूपता भी आपको देखने को मिलता है। हालाँकि आप जब सिद्धांत पढ़ेंगे, तो अभी इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, ठीक?
डिज़ाइन की वस्तुओं का एक विशिष्ट गुण उसकी शैली भी होती है। अगर हम बात करें कि जो डिज़ाइन का गुण है, तो डिज़ाइन की वस्तुओं का एक विशिष्ट गुण जो है वो उसकी ये शैली भी होती है। सामान्यतः शैली को परंपरा या संस्कृति के संदर्भ में हम देखते हैं। जैसे अगर बात करें यूरोपियन, इटालियन, ये सारी शैली ही तो हैं। तो किसी भी काल की विशेषताएँ, कलाकारों के मध्य विचारों का विनिमय। जैसे आज डिज़ाइन बन रहे हैं, मतलब हर काल में अलग-अलग तरह के डिज़ाइन बनाए जाते थे, ठीक? तो आप जैसे कलाकृतियों को देखकर भी ये समझ जाते हैं कि ये किस काल का वर्णन कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो हमारी कढ़ाई थी, कढ़ाई में आपने अच्छा ये बताइए कि जो हुक्का पीता सामंत और फूल तोड़ती बेगम, ये आपने किस कढ़ाई में विशेषता पढ़ी थी? आपको बता रहा था ना कि ये मुगल काल की विशेषताएँ हैं, मुगल काल की कढ़ाई है। तो आप बताइए कि ये विशेषता आपने कहाँ की कढ़ाई में पढ़ा था जिसमें आपको मुगल काल का प्रभाव देखने को मिल रहा था और जैसे उसमें बने थे हुक्का पीते सामंत आपको देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ फूल तोड़ती बेगम आपको देखने को मिल रही थी। तो ये किस कढ़ाई में आपने ये विशेषता देखी थी? अगला है कि डिजाइन को कला की वस्तु के कार्य या उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। मतलब जब भी आप डिजाइन बनाएं तो डिजाइन को कला की वस्तु के कार्य और उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। जैसे ये आप एक बहुत साधारण सा उदाहरण समझिए। आप अपने लिए कोई एक कपड़ा बना रही हैं और उसमें आपने मतलब आपको घर पे पहनना है। आपने उसमें इतनी डिज़ाइन बना दी मतलब एकदम फ्रिल-उरिल बहुत लंबा-लंबा बना दिया। अपने जो हाथ की फ्रिल है उसको बहुत लंबा-लंबा बना दिया और अपने जो स्कर्ट है मतलब जो फ्रॉक का निचला पार्ट होता है, बेसिकली हमारा कपड़ा ऐसे ही तो होता है। पता नहीं, ड्राइंग तो बनती ही नहीं है। कोई बात नहीं। ऐसे ही तो हमारा कपड़ा होता है, ऐसे ही तो कुछ होता है, ऐसे ये यहाँ से ये जो निचले वाला पार्ट था, इस पे आपने क्या किया, आपने बहुत सारे लटकन लगा दिए, बहुत सारी फ्रिल लगा दी, अपने बाजुओं में लंबी-लंबी फ्रिल लगा दी। तो क्या जिस उद्देश्य से आपने इस कपड़े को डिज़ाइन किया था, वो आपके उद्देश्य को पूरा कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जब भी आप डिज़ाइन बनाएँ, तो आप ये देखें कि आपको क्या कार्य करना है, उस वस्तु का कार्य क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं? इन सारी बातों को ध्यान में रख कर आपको डिज़ाइन बनाना चाहिए। जो डिज़ाइन आपके कार्यों, आपके उद्देश्यों को पूरा करते हैं, वो आपके अच्छे डिज़ाइन कहलाते हैं। ठीक? अब हम चलते हैं थोड़ा-सा बात करते हैं डिज़ाइन के प्रकार की। ये क्या है? ये आपका डिज़ाइन का प्रकार है। हालाँकि कल आपने जो थोड़ा-सा देखा था वो नमूने के बारे में देखा था, तो हमने वहाँ पर भी थोड़ा-सा चर्चा किया था कि नमूने कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, ठीक? नमूना, डिज़ाइन वही तो है। अब हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन के प्रकार की। तो डिज़ाइन का ऐसा कोई भी अर्थपूर्ण वर्गीकरण नहीं देखने को मिलेगा जो कि सभी प्रकार के डिज़ाइन के मूल्यांकन में उपयोगी हों। तो अगर हमें किसी डिज़ाइन की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करना सीखना है, तो इसके लिए सभी तत्वों को मिश्रित करके उसके पूरे प्रभाव को ज्ञात करना होगा। मतलब आपको ये कोई ऐसे प्रकार अलग से नहीं देखना या कोई विशेष वर्गीकरण नहीं किया गया है डिज़ाइन का। डिज़ाइन हम डिज़ाइन की अंतर्भावना से अधिक जानकारी तब पाएँगे, जब हम ये जान लेंगे कि जो डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर ने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो वैसे डिज़ाइन आपके मुख्य तौर पर यही 2 हैं, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। एक को कहते हैं हम संरचनात्मक डिज़ाइन और दूसरे को कहते हैं हम सजावटी डिज़ाइन। यानी कि संरचनात्मक डिजाइन को हम रचनात्मक डिजाइन बोलते हैं और सजावटी को अलंकारिक डिजाइन। अलंकारिक सजावट करना, डेकोरेटिव और स्ट्रक्चरल जो है आपका ये संरचनात्मक है, डेकोरेटिव आपका सजावटी है। ठीक? अब इसमें ये जो आपका संरचनात्मक है, सबसे पहले हम एक-एक करके पढ़ते हैं। संरचनात्मक के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आपका संरचनात्मक डिजाइन है
क्या है? पहला है कि संरचनात्मक डिजाइन किसी वस्तु के माप और आकार, अस्थायित्व और दृढ़ता से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत वस्तु की वास्तविक संरचना के अंतर्गत डिजाइन के तत्व महत्वपूर्ण भाग होते हैं। संरचनात्मक डिजाइन में किसी वस्तु की रचना के विचार को रेखाओं, स्वरूप, रंग, पोत इनके मेल के द्वारा स्वरूप प्रदान किया जाता है। अब आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, तो बस इतना सा समझिए कि जैसे जैसे जब आप कोई एक रचना बनाते हैं, जिसमें आपको माप लेते हैं, आकार लेते हैं, अस्थायित्व होता है, दृढ़ता होता है। आपने अपने लिए जो कुर्ता बनाया, कुर्ते में बिल्कुल आपने क्या किया, कुर्ते में बिल्कुल आपने एक सादा कुर्ता बनाया। ये आपका एक संरचनात्मक डिज़ाइन था। लेकिन जब आपने उसमें झालर लगाया, उसमें आपने फ्रिल बनाया, उसमें आपने कुछ स्टोन लगाया, उसमें आपने कुछ कढ़ाई कर दी, आपने कुछ लेसेस उसमें लगा दिए, तो ये आपका हो गया अलंकारिक या फिर सजावटी डिज़ाइन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक? कि जैसे आपने एक बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा लिया, आपने सिंपल सा कपड़ा पहना, काटा, बनाया, तो वो आपका संरचनात्मक या फिर रचनात्मक डिज़ाइन था। लेकिन जब आपने उसमें विभिन्न प्रकार के लटकन लगा दिए, उसमें लेसेस लगा दिए, आपने छोटे-छोटे स्टोन लगा दिए, साथ ही साथ आपने उसमें कढ़ाई कर दी, तो फ्रिल लगा दिए, झालर लगा दिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसमें? सजावटी में। और जब आपने एक बेस बनाया, एक साधारण सा कपड़ा बनाया, जिसको मापा आपने, जिसको आकार दिया, तो ये आपका कहलाया संरचनात्मक डिज़ाइन कहलाया। अब जब हम बात करेंगे संरचनात्मक डिज़ाइन की, तो ये आपके इसमें ये कोई अलग से प्रकार इसमें नहीं है। जो आपको प्रकार देखने को मिलेंगे, वो सजावटी को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा संरचनात्मक डिज़ाइन है, इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। जैसे सबसे पहले आपको प्राथमिकता, मतलब आप जब भी संरचनात्मक डिज़ाइन बनाते हैं, तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें प्राथमिकता होती है कि हमें वस्तु को कितना, किस हिसाब से इसको काटना है, किस हिसाब से इसको सजावट करनी है। एक जो उसका बेस होता है, जैसे जब जो आपका खाने का टेबल है, मतलब हम ऐसे मानते हैं कि आपका एक क्या है, खाने का टेबल है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपने इस पे चादर डाल दिया, फिर उसमें आपने क्या किया, इसमें लाकर एक ये रख दिया, ऐसे चादर डाल दिया, फिर आपने खाना-पीना लाकर रख दिया, तो ये आपका संरचनात्मक डिज़ाइन हो गया। लेकिन जब आपने इसी में लाकर फूल वगैरह सब कुछ रख दिया, तो ये आपका सजावटी हो गया, ठीक? लेकिन जब भी आप सजावट करें, तो हमारा उद्देश्य क्या है? इस टेबल पर खाना खाना है, तो आप सजावट थोड़ा-सा करें। आपको इसमें पूरा स्पेस देना चाहिए खाने के लिए, यानी कि टेबल हमारा क्या है? हमारा खाने के लिए बनाया गया है, तो हमें प्राथमिकता देनी है कि इस पे हमारे खाने के सामान आ सकें, ठीक? अपना अस्तित्व होता है। जो संरचनात्मक डिज़ाइन होते हैं, इनका अपना अस्तित्व होता है। उपयोगिता होती है, मतलब ये जो हमारे संरचनात्मक डिज़ाइन होते हैं, ये इनमें उपयोगिता होती है, इनका अपना अस्तित्व होता है, इनको हम प्राथमिकता देते हैं। क्रियाशीलता भी होती है। जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा इस पे साज-सजावट कर दिया, तो ये आपकी क्रियाशीलता को बाधित कर देता है। लेकिन जब आपने इसको सादा-बोदा रखा, मतलब आपने सिर्फ़ डिज़ाइन बना दी, टेबल रख दिया, उस पे चद्दर डाल दिया खाना खाने के लिए, फिर आप ये क्या हुआ, इसकी मौलिकता रह गई। इसमें क्रियाशीलता थी। सादगी, यानी कि जब संरचनात्मक डिज़ाइन की बात करें, तो ये आपकी उद्देश्यपूर्ण सादगी इसमें होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगर बनावट में ही अधिक नमूने आपने बना दिए, तो बाद में आप इसमें सजावट क्या करेंगे? तो इसमें हमें इस प्रकार से इसकी नक्काशी करना चाहिए, इस प्रकार से इसको घुमाव देना चाहिए, ताकि हमारी जो इसमें सादगी है, वो हमें दिख सके। अगला है उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो जो संरचनात्मक डिज़ाइन है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। संरचना स्वरूप का निर्धारण करना चाहिए, उपयोग में लाने योग्य होना चाहिए। हमारी आज की जो अधिकांश आधुनिक डिज़ाइन है, इसी प्रकार हैं, जिसमें स्वरूप, कार्य
के द्वारा निर्देशित होता है। इसमें थोड़ा बहुत ही हम अलंकरण करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हम साज-सजावट नहीं करते हैं। अनुपात में होना चाहिए। जैसे इसका एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। संरचनात्मक डिज़ाइन में वस्तु का प्रत्येक भाग आपको उचित अनुपात में रखना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें बैठने के लिए एक कुर्सी बना रहे हैं, तो कुर्सी के बैठने की ऊँचाई क्या होनी चाहिए, लंबाई क्या होनी चाहिए, बैठना किसको है, किसके उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर फिर बनानी चाहिए। इसी में हम बात कर लें, एक छूट गया है आपका सुंदरता। जो अगर हम बात करें सुंदरता की अगर हम बात करें, तो जो आपका संरचनात्मक डिज़ाइन है, उसमें ब्यूटी भी आपको दिखनी चाहिए, ठीक? यानी कि जो आपका एक संरचनात्मक डिज़ाइन है, सादेपन के साथ-साथ उसको हमें इस प्रकार से बनाना चाहिए कि उसमें सुंदरता भी दिखाई दे। सादगी के साथ में सुंदरता भी दिखाई दे। अगर वस्तु सही अनुपात, रेखा, टेक्सचर, आकार, माप, बनावट इन सब में बनाई गई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें आपको एक आकर्षक देखने को मिलेगा, वो सुंदरता उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम संरचनात्मक डिज़ाइन बात करें, तो ये जो आपकी संरचनात्मक डिज़ाइन है, किसी भी सजावट में उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, जितनी कि एक मानव के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो होती है, ठीक? तो हम इसे रीढ़ की हड्डी की तरह रख सकते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगली बात करें, जैसे ये आपने देखा, क्या देखा आपने? आपने देखा संरचनात्मक डिज़ाइन के बारे में बात किया। आपने अब एक संरचनात्मक डिज़ाइन के बारे में बात कर लिया। अब अगर हम थोड़ा-सा देखें, तो ये जो हमारा सजावटी डिज़ाइन है, ये क्या होता है? तो सजावटी डिज़ाइन वास्तव में संरचनात्मक डिज़ाइन को अलंकृत करती है। मतलब जब तक आप वास्तविक डिज़ाइन नहीं बनाएँगे, तब तक आपका सजावटी डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। जो हमारा एक संरचनात्मक डिज़ाइन होता है, उसी पे जब हम डेकोरेशन करते हैं, उसी को जब हम साज-सज्जा करते हैं, उसी को जब हम अलंकृत करते हैं, तो वही आपकी सजावटी डिज़ाइन कहलाती है। और उसकी मौलिकता या उसकी मौलिक सजावट में वृद्धि करती है या फिर कमी की जाती है। तो यही जैसे उसको काट-छाँट कर आपने छोटा कर दिया या फिर उसमें कुछ और चीज़ें लगाकर आपने बड़ा कर दिया, उसमें झालर लगाया आपने, और जो भी आपकी जो संरचनात्मक डिज़ाइन थी, जब आपने उसपे कलाकारी कर दी, तो वही आपकी सजावटी डिज़ाइन बन गई। संरचनात्मक डिज़ाइन के अभाव में सजावटी डिज़ाइन का कोई महत्व नहीं है। किसी भी संरचनात्मक डिज़ाइन में जब सुंदरता वृद्धि के उद्देश्य से किसी रेखा, रंग, पदार्थ या अन्य डिज़ाइन के तत्व को उपयोग किया जाता है, तो वो उसकी सजावटी डिज़ाइन ही होती है। सुंदर वस्तुएँ आकर्षक और आपको सुखद देने वाली होती हैं, आपको मानसिक संतुष्टि देने वाली होती हैं। अगर अब हम बात करें थोड़ी-सी सजावटी डिज़ाइन की विशेषताओं का, जैसे हमने अभी देखा कि जो हमारे संरचनात्मक डिज़ाइन थी, हमने उसकी विशेषता पर बात किया। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि जो सजावटी डिज़ाइन है, उसकी क्या विशेषता है? सुंदरता बढ़ाना, आकर्षण को बढ़ाना। मतलब जब आप सजावटी डिज़ाइन करते हैं, तो आपका मेन मोट्टो क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यही ना कि हम चीज़ों को और सुंदर बनाएँ। जब लोग मेकअप करते हैं, हाँ, बिल्कुल साधारण-सा समझिए कि जैसे जो आपका फेस बना है, वो आपका क्या है? संरचनात्मक डिज़ाइन है। लेकिन जब आप उसमें अपना मेकअप कर लेते हैं, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, बिंदी हो गया, जो भी हो गया, जो भी आप अपने फेस पर फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, तो ये आपका सजावटी हो जाता है। तो जब मेकअप करते हैं, तो उद्देश्य क्या होता है? कि हम सुंदर लगें, आकर्षक लगें, यही तो होता है ना? तो सजावट का उद्देश्य होता है या विशेषता होती है कि सुंदरता को बढ़ाएँ, आकर्षकता को बढ़ाएँ। अत्यधिक सजावट निम्न को दर्शाता है, मतलब निम्नता को दर्शाता है। जब आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सजावट कर दी, तब वो निम्नता को दर्शाने लगता है। अब एक प्रकार से दोष हो जाता है। अब उस दोष को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसमें से कुछ जो सजावट है उसको हटा सकते हैं। थोड़ा-सा अदली-बदली कर सकते हैं, इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर भी कर सकते हैं। तो
जब आप बहुत ज़्यादा सजावट कर देते हैं तो ये भी निम्नता को दर्शाने का कार्य करता है। पुनरावृत्त नहीं होना, साथ ही साथ एक जो सजावटी डिज़ाइन की बात करें तो इसमें पुनरावृत्त नहीं होना, आप विविधता लाना चाहते हैं। जैसे आपके आपके पास एक ड्रेस है और आपके पड़ोसी के पास एक ड्रेस है। दोनों की ड्रेस सेम-सेम हो गई। अब आपने कहा कि दोनों लोग एक जैसे ही पहन रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आप गईं मार्केट से कुछ लेस ले आईं, कुछ आपने गोटे ले आए, कुछ आपने लेसेस ले आए, कुछ लटकन ले आई, कुछ आपने कुछ और भी जैसे कढ़ाई करने वाला सामान ले आई और आपने अपने कपड़े को सजा दिया। तो आपने क्या किया, एक प्रकार से विविधता ला दिया। साथ ही साथ ढाँचे के अनुसार सजावट करना, वस्तु का सही प्रयोग करना। ये सारी आप जब सजावटी डिज़ाइन कर रहे हो तो इनकी विशेषताएँ होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे जो आपकी सजावटी डिज़ाइन है, ये 4 प्रकार की होती है। सजावटी डिज़ाइन आपकी 4 प्रकार की होती है, एक है प्राकृतिक, एक है ज्यामितीय, एक है मिश्रित और एक है अमूर्त। कल भी आपने इन चारों के बारे में बात किया था जब हमने नमूने के बारे में बात किया था। तब हमने इन चारों के बारे में बात किया था कि ये 4 डिज़ाइन आपके हैं कौन-कौन से। सबसे पहले हम बात करें प्राकृतिक नमूने की या प्राकृतिक डिज़ाइन की। तो जब आप डिज़ाइन बना रहे हों, उसमें आप प्रकृति को दे रहे हों, जैसे आपने पेड़-पौधे बना दिए, आपने उगता हुआ सूरज बना दिया, आपने पंछियों को बना दिया, जीव-जंतु बना दिए, ये आपके क्या हो गए? प्राकृतिक डिज़ाइन हो गए। ज्यामितीय डिज़ाइन क्या है? तो जब आपने रेखाओं का प्रयोग करके जो डिज़ाइन बनाया है, वो आपका ज्यामितीय डिज़ाइन कहलाता है। जैसे आपकी जो पंजाब की फुलकारी है, उसमें किस प्रकार के डिज़ाइन बनते हैं? तो ज्यामितीय डिज़ाइन बनते हैं। अगर हम बात करें मिश्रित की, तो मिश्रित जब आप प्राकृतिक और ज्यामितीय मतलब आपने ज्यामितीय बनाया, साथ ही साथ उसमें कुछ फूलों का समावेश कर दिया, कुछ पशु-पक्षियों को लाकर रख दिया, तो ये आपका मिश्रित डिज़ाइन कहलाते हैं, जिसमें आपने प्राकृतिक और जो आपका ज्यामितीय डिज़ाइन था, दोनों को मिक्स कर दिया। साथ ही साथ चौथा है आपका अमूर्त डिज़ाइन। ये जो अमूर्त डिज़ाइन होता है, ये कलाकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जैसे हमने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 2 व्यक्तियों की बात बताई। अब जब कलाकार ने इसको बनाया तो क्या सोचकर बनाया? ये उस पर डिपेंड करता है। हम हर व्यक्ति अलग-अलग विचार इसमें प्रकट करते हैं, अपना विचार देते हैं कि ये सोचकर बनाया गया है, हमें इसमें ये चीज़ दिख रहा है, हमें इसमें ये चीज़ दिख रहा है, ठीक? तो ये कल भी आपने पढ़ा था तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ध्यान रखेंगे सजावटी और संरचनात्मक। मूल जो है, जो वास्तविकता है जिसकी, वो है संरचनात्मक। अगर संरचनात्मक डिज़ाइन नहीं है, तो सजावटी डिज़ाइन का कोई महत्व नहीं है, ठीक? ये हमारी वास्तविक डिज़ाइन होती है। अगर हम इन दोनों में थोड़ा-थोड़ा अंतर समझें, मतलब अगर हम बात करें कि जो हमारी संरचनात्मक डिज़ाइन है और जो हमारी सजावटी डिज़ाइन है, इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं संरचनात्मक। वैसे अगर ये 2 पार्ट में हम करके करते तो ये बेहतर होता। मतलब एक पार्ट में आपका संरचनात्मक होता, एक में आपका सजावटी होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट कोई नहीं, हम ऐसे ही समझते हैं। अगर हम बात करें संरचनात्मक डिज़ाइन की, तो ये आपकी सरल होती है, सादी होती है, कम समय में तैयार हो जाता है, कम पैसा लगता है, इसकी उपयोगिता अधिक होती है और ये अनुपात में होता है। तो जो हमारा संरचनात्मक डिज़ाइन है, वो सरल है, सादा है, कम समय में तैयार होता है, कम धन लगता है, कम मेहनत लगती है, उपयोगिता ज़्यादा होती है, अनुपात इसके अच्छे होते हैं। ये इनकी इतनी विशेषता मान लेते हैं। अगर जब हम वहीं सजावटी डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसका ठीक अपोज़िट हो जाता है। कैसे? जैसे जो आपका सजावटी डिज़ाइन है, सबसे पहले तो ये जटिल होता है। क्या होता है? ये जटिल होता है, इसमें आपको सादगी नहीं देखने को मिलती है, इसको बनाना इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, एक सादा कुर्ता आपने बना लिया, वो आपने जल्दी बना लिया।
वहीं अगर आपको एक डेकोरेटिव कुर्ता बनाना है, मतलब उसमें आपको कढ़ाई करनी है, उसमें आपको कुछ स्टोन वगैरह लगाने हैं, कुछ साथ ही साथ आपने उसमें लेसेस लगाने हैं, तो उसमें समय लगेगा, उसमें धन भी ज़्यादा लगेगा, उसमें समय भी अधिक लगेगा, सजावटी लगेगा, सुंदर भी अधिक लगेगा, आकर्षक भी लगेगा। साथ ही साथ उसमें अनौपचारिकता का संतुलन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ दोनों में मेन डिफरेंस होते हैं जो कि आपको समझना है। ठीक? चलिए, ये हमारा क्या था, सजावट के बारे में था कि जो हमारे सजावट हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं। मतलब एक तो आपका सजावटी डिज़ाइन था और एक आपका क्या था, एक आपका था ये संरचनात्मक। दोनों के बारे में आपने समझा। उम्मीद है कि दोनों आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम थोड़ा-सा बात करें, एक अच्छे नमूने की विशेषता के बारे में बात करें, हालाँकि आपने पहले उन दोनों में देख लिया है, तो वही विशेषताएँ आपको ध्यान रखनी हैं। नमूना आपका सादा होना चाहिए, मतलब ऐसा आप नमूना बनाएँ ताकि वो उसमें सादगी आपको झलके, देखने वाले की आँखों को चुभे ना। आप इतना ज़्यादा उसमें साज-सज्जा कर दें कि जो व्यक्ति आपकी तरफ देखे, वो एक बार अपनी आँखें बंद कर ले। मतलब उसमें इतना ज़्यादा आपने चमक-धमक लगा दिया है, तो ये आपके एक अच्छे नमूने की विशेषता नहीं होती है। अच्छा नमूना हम उसे मानेंगे जिसमें आपको सादगी दिखे। साथ ही साथ वो आकर्षक हो, सुंदर हो, देखने में वो आकर्षक लगे, आपके मन को मोहने वाला हो, साथ ही साथ उसमें आपको सुंदरता देखने को मिले, मौलिकता हो। जैसा आप कोई भी डेकोरेशन कर रहे हों, तो उसमें उसकी जो उसकी वास्तविक संरचना है, वो आपको झलकनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी मौलिकता ही गायब हो जाए। बचत करने वाला हो, मतलब आप ऐसे ऐसे नमूने बनाएँ जो आपके समय, शक्ति, धन, श्रम इन सब की बचत कर सके। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक नमूना बैठकर 3, 4, 10 दिन तक बनाते रहें। हमें नमूने ऐसे बनाने हैं जो आपके समय को, आपकी शक्ति को, आपके धन को, तीनों की बचत कर सकें। आँखों को प्रभाव दे। एक ऐसा नमूना बनाना चाहिए जो कि आपकी आँखों को प्रभाव दे, लय दे, प्रवाह दे, देखने में अच्छा लगे, संतोषप्रद लगे, ऐसे नमूने बनाने चाहिए। साथ ही साथ उसमें हमें रंग, रेखा, आकार इन सब का सही से उपयोग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल चटकीले, भड़कीले रंगों का प्रयोग कर लिया है, बिल्कुल एकदम चमक-धमक वाले रंगों का प्रयोग कर लिया है। रेखाएँ कोई ऐसी हैं, कोई वैसी हैं, मतलब कोई तिरछी हैं, कोई टेढ़ी हैं, कोई मेढ़ी हैं। आकार उनका कैसा है, ना आयताकार है, ना वर्गाकार है, मतलब कोई शेप ही नहीं है। तो जब भी आप नमूना बनाएँ तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रंग क्या होगा, हमारी रेखा क्या होगी, आकार कैसा होगा, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ उपयोगिता व क्रियाशीलता में वृद्धि। जैसे हमने आपको कपड़े का एग्ज़ाम्पल दिया था कि जब आपको कपड़ा बनाना है घर पे पहनने के लिए, तो घर पे आपको कितना काम करना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ़ करना है, खाना बनाना है और आपने एक लंबे-लंबे आपने झालर लगा लिए यानी कि फ्रिल लगा लिया, बड़े-बड़े आपने अपने बाजू को किमोनो वाला बना लिया, तो क्या ये उपयोगिता को बढ़ाएँगे? क्रियाशीलता को बढ़ाएँगे? नहीं, ये आपकी क्रियाशीलता को घटाएँगे, आपकी उपयोगिता को घटाएँगे। तो हमें जब नमूना बना रहे हों, जब हम अपने कपड़े में नमूना बना रहे हों या कहीं भी मतलब ये कपड़े का एग्ज़ाम्पल लेना थोड़ा-सा आसान था, तो इसीलिए हमने आपको कपड़े का एग्ज़ाम्पल लेकर बताया। बाकी आप इसे कहीं भी जैसे कमरे में ही आप बात कर लीजिए, आपको अपने कमरे में कोई कार्य करना है, आपने इतना सजावट कर लिया त कि आप वहाँ पर कार्य करने के लिए आपको जगह ही नहीं है। तो ये क्या हो गई? ये जैसे जैसे जब मेकअप के लिए जब ब्राइड को तैयार करती हैं, तो कोई-कोई ऐसा मेकअप कर देती हैं कि मौलिकता ही चली जाती है। मतलब पहचान ही नहीं सकता है कोई कि ये वही थी जो अभी पार्लर जाने से पहले वाली ही लड़की है। मतलब उसकी पूरी मौलिकता ही गायब हो जाती है। आपने अपने घर में ऐसी-ऐसी आपका कमरा छोटा था। आपने क्या किया? आपने छोटे कमरे में ही बड़ी लाइनों का प्रयोग कर लिया। या मतलब आपकी दीवार की ऊँचाई कम थी, आपने क्या किया?
दीवार की ऊँचाई आपकी कम थी, आपने पड़ी लाइन का प्रयोग कर लिया। तो जब आप नमूना बना रहे हो तो आपको रेखा, रंग, आकार, पोत इन सब का आपको ध्यान रखना है। आपके आँखों को लय प्रदान करने वाला हो, गति प्रदान करने वाला हो, समय और श्रम की बचत करने वाला हो, मौलिकता दिखाई दे, सुंदरता हो, आकर्षक हो, सादा हो, आपकी क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला हो, आपके उपयोगिता को बढ़ाने वाला हो। कुछ ऐसे नमूने हमें बनाने चाहिए। तो ये हमारे कुछ नमूने की विशेषताएँ थी। लास्ट में आपका आ जाता है डिज़ाइन के सिद्धांत। ये आपके 5 डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। कल आपने कला के तत्व देखे थे, अब अगर आपसे पूछा जाए कि कला के सिद्धांत या कला के तत्व कितने हैं, तो आप कला के तत्व वही 7 ध्यान रखेंगे या डिज़ाइन के तत्व पूछे जाएँ तो वही 7 रखेंगे ध्यान। और डिज़ाइन के सिद्धांत पूछे जाएँ तो आपको इन पाँचों को ध्यान रखना है। अगर आपसे कला के सिद्धांत पूछे जाएँ तो भी 5 आपको ध्यान रखने हैं कौन-कौन से? पहला है आपका अनुपात, दूसरा है आपका संतुलन, बल, लय, दोहराव। ये 5 आपके कला के सिद्धांत होते हैं। इन पाँचों सिद्धांतों को हमें कल पढ़ना है। कल यानी कि कल तो संडे ही है, कल तो हमें प्रैक्टिस करना है। मंडे को हम देखेंगे कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत देखने के बाद यानी कि डिज़ाइन के सिद्धांत देखने के बाद हमारा लगभग-लगभग समाप्त हो जाएगा। हमें बात करना रह जाएगा फिर किसके बारे में? हम बात करेंगे तब जैसे हमारे ये पुष्प सज्जा हो गया, लाइट की व्यवस्था हो गई, यानी कि प्रकाश की व्यवस्था हो गई, पुष्प व्यवस्था हो गई, साथ ही साथ फर्नीचर और ये आपके कर्टन इन सब के बारे में हमको थोड़ा-सा बात करना है। तो शायद इसी वीक आपका समाप्त हो जाएगा ये होम मैनेजमेंट। उम्मीद है कि आपने सारी क्लासेज़ इससे पहले जो हुई थी आपने देखी होंगी। आज की क्लास नंबर 50 है। इससे पहले जो आपकी 49 नंबर की क्लास हो चुकी है, आप सभी ने उसको देख लिया होगा। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। कल बात करेंगे यानी कि परसों मंडे को बात करेंगे डिज़ाइन के सिद्धांत के बारे में और कल तो हम करेंगे प्रैक्टिस क्योंकि कल है संडे। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। आप में से जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।